ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 प्रश्न। पहला, क्या ममता बनर्जी की टीएमसी बनेगी कांग्रेस का रिप्लेसमेंट? दूसरा, क्यों सुधा भारद्वाज को रखा गया जेल में? और तीसरा, क्या इकोनॉमी कॉरपोरेट लोन के राइट ऑफ से मजबूत और कृषि के कर्जा माफी से कमजोर होती है? आगे बढ़ूं इससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से आग्रह है कि थोड़ा सब्सक्राइब करिए, मेंबरशिप लीजिए। मेंबरशिप लेने से आपको हर महीने थोड़ा कमिटमेंट करना होगा। 199 रुपए, 1100 रुपए या 3999 रुपए, इस तरह के 3-4 वो हैं, हर महीने का कमिटमेंट है। या वन टाइम एक बार हमारी आर्थिक सहायता करें। आपकी सहायता से चैनल को आराम से चलाने में आराम मिलता है। अब मैं सबसे पहले बात कर लूं ममता बनर्जी का जो कल की दौरा था मुंबई का। ममता बनर्जी दिल्ली आई, दिल्ली में वो प्रधानमंत्री मोदी से मिली, बाकी लोगों से मिली, फिर वो मुंबई गई। मुंबई में ममता बनर्जी जी ने शरद पवार साहब के साथ बैठ के मीडिया से बात की और उसमें एक उन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि जहां पे उन्होंने कहा कि देयर इज नो यूपीए। उनके अनुसार अब यूपीए नाम का कोई चीज नहीं रह गई है। इस प्रेस मीडिया के साथ जो बातचीत कर रही थी उसमें शरद पवार भी उपस्थित थे और शरद पवार जी ने वो तो थोड़ा नाप तौल करके बोलते हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि लीडरशिप इज नॉट द इशू। तो अब लीडरशिप इज नॉट द इशू तो हु इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन? खैर, लेकिन उन्होंने जो अगली बात कही, उन्होंने कहा कि सम ऑल्टरनेटिव्स which enjoys the trust of people will have to be evolved। मतलब ऐसे लोग जिनको आम विपक्ष में जिसका ट्रस्ट लोगों को उसके ऊपर विश्वास करते हैं, ऐसे व्यक्ति को हमें इवॉल्व करना है। तो एक तरह से उनका संकेत दबे जबान में ममता बनर्जी की तरफ भी हो सकता है और अपने लिए भी हो सकता है। ममता बनर्जी जब यहां रही तो वो सोशल एक्टिविस्ट से लोगों से भी मिली, मेधा पाटकर से मिली, जावेद अख्तर साहब से मिली, महेश भट्ट से मिली, फिल्म के लोगों से मिली और उन्होंने वहां कहा कि देश किस नाजुक दौर में है और बीजेपी के अगेंस्ट अगर लड़ना है तो हमें क्या क्या करना होगा, इत्यादि इत्यादि। ममता बनर्जी ने वहां यह भी कहा कि हम यूपीए का ऑल्टरनेटिव जब कर रहे हैं तो हम कुछ और हम बनाएंगे बीजेपी के खिलाफ। अब ये सब चीजें तो ठीक है, ममता बनर्जी जी का बिल्कुल हक है और वो वेस्ट बंगाल इतनी थंपिंग मेजॉरिटी से जीत के आई हैं और उनको एक ऑल इंडिया विजन उनको दिख रहा है जो प्रशांत किशोर पीके जी उनको ये दिखा रहे हैं। अब एक चीज जरा ये देखना है कि वोट कौन दिला पाएगा ऑल इंडिया बेसिस पे, ये जरूर है। और जो शरद पवार जी ने कहा कि ऐसा पॉपुलर लीडर इवॉल्व करना होगा, उस मामले में अगर राहुल गांधी जी की जाए, राहुल गांधी जी में उतना वोट दिलाने की क्षमता नहीं है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम लोग थोड़ी 2-3 बातें ऐसी कर लें जिससे ग्राउंड रियलिटी भी अलग जाए। क्योंकि एक चीज ये भी समझ लीजिए कि जो ये कहा उन्होंने, ममता बनर्जी जी ने एक चीज और कही कि अगर कोई लड़ता नहीं है विपक्ष में तो हम क्या करें। पिछले 7 साल 7.5 साल से, मतलब ईमानदारी से देख ले, मैं कोई फैन नहीं हूं जो राहुल गांधी जी अभी कर रहे हैं लीडरशिप को, जिस ढंग से वो नकार रहे हैं, आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इनडिसिसिव जो है वो किसी को भी ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन पिछले 7-7.5 साल से अगर किसी व्यक्ति को विपक्ष में सबसे ज्यादा गाली दी गई है, पूरी बीजेपी के मंत्री से लेकर छोटे नेता तक जिसके ऊपर टूट पड़ते हैं, जो पूरी बीजेपी की ट्रोल आदमी जिसके ऊपर लगी रहती है, जिसका आपके और हमारे व्हाट्सएप में जो तरह तरह के वो मैसेजेस आते हैं, उसका नाम राहुल गांधी है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये भी फैक्ट है कि वो जो चीजें उठाते हैं वो उस समय तो उसको नहीं होता, लेकिन बाद में वो जाके प्रूफ होती है कि वो सही बात कह रहे थे, चाहे वो कोविड वाला केस हो, चाहे वो किसान बिल का केस हो, इत्यादि इत्यादि। अब जो एक चीज ये समझ लीजिए कि जो अभी टीएमसी ऐसा कहा जा रहा है कि वो यूपीए के स्पेस को लेगी, और प्रशांत किशोर ने भी अपना कुछ इंटरव्यू दिया, उनके हिसाब से अब कांग्रेस आउटडेटेड हो चुकी है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में आपको बता दूं, 2019 के इलेक्शन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, 37.3% वोट और 303 सीट, उसको हटा दिए क्योंकि वो पक्ष में है। विपक्ष की जो 2 नंबर की पार्टी इन टर्म्स ऑफ वोट थी वो कांग्रेस थी, 19.49%। मैं इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज बात कर रहा हूं। सेकंड कांग्रेस, थर्ड पे टीएमसी है ऑल इंडिया
नंबर 1 बीजेपी, नंबर 2 कांग्रेस, नंबर 3 तृणमूल 4.06%, कांग्रेस 19.49%, करीब करीब 5 गुना ज्यादा। तो ये तो बात हो गई वोट परसेंटेज की। उसके बाद चौथा और पांचवा बता दूं इन टर्म्स ऑफ वोट, बीएसपी को ऑल इंडिया 3.62% और एसपी को 2.55%, ये ऑल इंडिया फिगर रही। इन टर्म्स ऑफ सीट सबसे ज्यादा बीजेपी बता ही चुका, लेकिन ऑपोजिशन में कांग्रेस 52, डीएमके 24 पर। तो 2 और 3 नंबर पे कांग्रेस और डीएमके, 4 नंबर पे वाईएसआर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस, दोनों की 22-22 सीट करके दोनों लोग 4 नंबर पे हैं। अब एक फिगर मैं आपको और बता दूं, इंडिया में इस समय 36 स्टेट माने, क्योंकि लद्दाख हो गया है तो वो यूनियन टेरिटरीज अब 37 हो गया है टोटल। 37 स्टेट में या 36 स्टेट अगर आप कहिए, जे एन के लद्दाख, क्योंकि उस समय इलेक्शन हुआ था तो जे एन के लद्दाख एक ही था। जे एन के लद्दाख को अगर मान लें 36 स्टेट में जो कांग्रेस को सीट आई थी वो 52 सीट्स आई थी, वो 52 सीट जीती थी, लेकिन नंबर 2 पे 208 जगह पे रही थी, 208। तो अच्छा, दूसरा एक चीज और समझ लीजिए, इन 36 सीटों में 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में 4 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में कांग्रेस निल थी, ना फर्स्ट ना सेकंड, उसका कोई वजूद नहीं था। थर्ड की बात मैं नहीं कर रहा, फर्स्ट सेकंड नहीं थे, 4 स्टेट और बीजेपी इन 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में 7 जगह निल थी, ना फर्स्ट ना सेकंड। तो उस हिसाब से देख लीजिए तो फुटप्रिंट कांग्रेस के सब कुछ खराब दिन आने के बाद भी फुटप्रिंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टेट्स कांग्रेस का ज्यादा, इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज विपक्ष का सबसे बड़ी पार्टी, उसके बाद जो नंबर 2 है उससे 5 गुनी कम। एक चीज और मैं बताऊं, वो एक चीज ये है, उत्तर प्रदेश बहुत कुछ डिसाइड करता है। वो मैं ये कहना नहीं चाहता था क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में लोगों को लगेगा कि 80 सीटें हैं यहां, 80 सीट में अगर आप नहीं लड़ रहे हैं, ये जरूर है कि कांग्रेस को 1 सीट मिली है, लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश में है। कांग्रेस आज 1 नंबर की पार्टी बीजेपी अगर है तो सपा बसपा के साथ साथ कांग्रेस की भी बात होती है, तो इसलिए टीएमसी की बात नहीं होती है यहां, मैं उस रेफरेंस में कह रहा था। एक चीज मैं और टीएमसी और कांग्रेस के रेफरेंस में बता दूं, देखिए जब आप विपक्ष की राजनीति करते हैं, जो कांग्रेस नहीं जानती है, कांग्रेस ने विपक्ष की राजनीति नहीं की है, लेकिन जब बीजेपी आई इस बार, जब अमित शाह साहब होम मिनिस्टर बने तो पी चिदम्बरम को 100 दिन से ज्यादा जेल रखा गया था, याद है कि नहीं याद है? तो जेल जाने की भी एक उनको जिसको कहते हैं एक्सपीरियंस हो गया है, और पी चिदम्बरम टूटे नहीं। तृणमूल कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता मुकुल रॉय साहब थे, जब कहीं थोड़ा मामला टाइट हुआ तो छोड़ के तृणमूल भाग गए थे ना बीजेपी में। अब चीजें ठीक हो गई तो फिर बीजेपी से तृणमूल में आ गए हैं। शुभेंदु अधिकारी, चीजें टाइट हुई तो भागे थे ना तृणमूल से छोड़ के बीजेपी की शरण में, चिदम्बरम नहीं भागे हैं। तो एक ये भी ध्यान रख लीजिए, ये भी जरूरी है कि विपक्ष में कौन इस प्रेशर को कितना बर्दाश्त कर लेता है। एक चीज और याद दिला दूं जल्दी से, आज बार बार घूम के ममता बनर्जी जी और पीके ये कह रहे हैं कि बीजेपी का अगर कोई वो बनना है, उसके अगेंस्ट कोई प्लेटफॉर्म बनना है, उसके अगेंस्ट लोगों को इकट्ठा करना है, तो वो टीएमसी की बात कर रहे हैं। लेकिन 1999 में एनडीए के साथ कौन गया था? आप रेल मंत्री बनी थी, याद है आपको? फिर आपने 2001 में छोड़ दिया था, फिर आप 2003 में फिर आप चली गई थी, सितंबर 2003 में फिर आप एनडीए ज्वाइन कर ली थी, फिर आप कैबिनेट विदाउट पोर्टफोलियो बहुत दिन आपको रखा था, फिर आप 9 जनवरी 2004 में फिर कोल एंड माइंस मंत्री बनी थी, याद है कि नहीं? आपको याद है कि नहीं आपने 2004 का पार्लियामेंट इलेक्शन एनडीए के साथ लड़ा था, जहां आप लोगों के का परफॉर्मेंस बहुत खराब था। फिर वो अलग बात है कि 2009 में आप फिर यूपीए के साथ आ गई थी, वो आपकी इलेक्टोरल मजबूरी थी, आप यूपीए के साथ आके आप मतलब यूपी और आपने 26 सीटें जीती थी, आप फिर रेल मंत्री बनी थी 2009 में, ये याद है ना? मैं सिर्फ याद इसलिए दिला रहा हूं कि एक चीज तय है, अगर आप बीजेपी के अगेंस्ट की बात कर रहे हैं तो वो क्या लीडरशिप आदमी ले सकता है जो कभी एनडीए के साथ रहा है? क्योंकि जो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा, आपको याद है विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा
कौन था? एक समय में मुलायम सिंह यादव जी विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा थे। और वो मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूं, आपको याद है बिहार का इलेक्शन, महागठबंधन, मुलायम सिंह जी उसको लीड कर रहे थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी या मोदी जी के प्रेशर में आके वो उस लीडरशिप को किनारे हो गए थे। याद आया ना? तो मेरा कहना यह है कि आज की तारीख में केवल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके बिना बीजेपी के अगेंस्ट, मैं अच्छी और बुरी पॉलिटिक्स की बात, बीजेपी के अगेंस्ट कोई मोर्चा अगर आपको बनाना है तो 19% वोट के साथ कांग्रेस की नेचुरल लीडरशिप वहां पे ही आपको लेनी होगी। वो उनके लीडर अच्छे हैं बुरे हैं वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को आप उसका मुख्य एंकर होने से नहीं रोक सकते मेरे हिसाब से। ये जो पीके कर रहे हैं आपके साथ, पीके इज अ मैनेजर, पीके इज नॉट अ पॉलिटिशियन, पीके स्टेट्समैन नहीं है। पीके गणित करने वाले हैं, 2+2 4, 4+3, ये 6 को गिरा दो, 5 को कर दो, पीके ये कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को भी एक बार ठंडे दिमाग से सोचना होगा। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाइए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, लेकिन अभी तक ऑल इंडिया पार्टी का जो कहीं हुआ है बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के और कम्युनिस्टों को छोड़ के, बाकी ये एक्सपेरिमेंट बहुत सफल अभी तक नहीं हुए हैं। अब बात मैं जल्दी से कर लूं सुधा भारद्वाज जी की। सुधा भारद्वाज जी को क्यों, सुधा भारद्वाज को रखा गया जेल में? कल खबर आई कि उनको एक डिफॉल्ट बेल मिली है, उसका नाम बोला गया डिफॉल्ट बेल। ये डिफॉल्ट बेल क्या है अगर आपको याद, अच्छा मैं इससे पहले बता दूं सुधा भारद्वाज जी के बारे में। सुधा भारद्वाज जी पीओसीएल की नेशनल सेक्रेटरी, और इनको अगस्त 2018 में अरेस्ट किया गया था। आपको याद दिला दूं क्या है, पूना में 31 दिसंबर 2017 को एक अम्बेडकराइट इवेंट हुआ एक इवेंट हुआ था। उसको लेके नेक्स्ट डे भीमा कोरेगांव में, अगर आपको याद हो, पुलिस ने कुछ प्रॉब्लम किया था, वहां कुछ वो था, एक आदमी की मृत्यु हुई थी उसमें। और ऐसा कहा गया था कि इन प्रदर्शनकारियों के माओइस्ट लोगों के साथ संबंध है, और उसमें 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अगर आपको याद दिलाने के लिए, स्टेन स्वामी जी की डेथ हो गई है, वरवरा राव अभी कंडीशनल बेल पे बंबई में है। कल बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस शिंदे और जस्टिस जमादार साहब की बेंच ने एक ऑर्डर किया। बेंच ने कहा कि जो आरोपित हैं सुधा भारद्वाज, वो इंटाइटल हैं डिफॉल्ट बेल की, क्योंकि जिनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट का जो भी उनको ये है ना कि वो यूनियन गवर्नमेंट को का तख्ता पलट करना चाहती थी, ये उनके ऊपर आरोप था। पर उनकी जो बेल थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने ये बताया कि पुलिस जो अपना प्रोब है वो कंप्लीट नहीं कर पाई है। पुलिस अपना गिवन टाइम पीरियड में, उसने ये भी कहा कि पुणे की कोई जिस जज ने या जिस कोर्ट में इनके अपराध का संज्ञान लिया था उसका वो जुरिडिक्शन ही नहीं बनता है, क्योंकि यूएपीए के केसेस स्पेशल कोर्ट में चलने चाहिए, वहां पे ये स्पेशल कोर्ट में नहीं चला था, और हाई कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को एक्सेप्ट भी किया है। क्योंकि एक चीज, बहुत बेसिक चीज ये है, क्या एक निश्चित समय में चार्जशीट नहीं हो जानी चाहिए? अगर जहां पे देशद्रोह यूएपीए लग रहे हैं तो ये जरूरी है कि एक निश्चित अवधि में चार्जशीट फाइल हो जाए और एक निश्चित अवधि में ट्रायल हो जाए। अगर कोई देशद्रोही है तो उसको तुरंत जल्दी से जल्दी सजा दी जाए, क्यों उसको इतने दिन रखा जाए? और अगर कोई मतलब प्रूफ नहीं होता है, कोई बेगुनाह है, तो उसको इतने दिन तक जेल में रखना भी अपने में एक अपराध है। मैं इसके रेफरेंस में एक जल्दी से, सुप्रीम कोर्ट का कल एक जजमेंट आया, जस्टिस रस्तोगी और जस्टिस ओका की बेंच ने कल सुप्रीम कोर्ट में दिया, जहां पे उन्होंने साफ साफ कहा है कि अंडर ट्रायल आप इनडेफिनेटली किसी को नहीं रख सकते हैं, किसी भी अंडर ट्रायल को, क्योंकि आप उसको डिटेन कब तक करेंगे? अगर टाइमली ट्रायल नहीं हो रहा है, संभव है, तो कोर्ट को उसको बेल दे देनी चाहिए। वहां पे कल 74 वर्ष के असीम कुमार भट्टाचार्य जी, जिनके ऊपर एनआईए का ट्रायल चल रहा है, 6 जुलाई 2012 में वो गिरफ्तार हुए थे, तब से छूटे नहीं, उनको कल सुप्रीम कोर्ट ने राहत देकर उनको छोड़ा है। चलते चलते मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी, एक मतलब महत्वपूर्ण बात, कि ये जो कॉर्पोरेट लोन्स हैं इनको कैसे अभी राइट ऑफ किया गया है। मैं आपको पहले एक तो बता दूं, जो लोकसभा में आंसर दिया गया है
सुशील कुमार सिंह जी की एक लिखित जवाब है, उसका मैं सब कुछ आप लोग देख लीजिएगा, मैं जल्दी से पढ़ दे रहा हूं, जहां पे बताया है 2021-22 के 6 महीने फर्स्ट 6 मंथ्स में आरबीआई ने कुल 46,382 करोड़ 46,382 करोड़ के लोन को वेव ऑफ किया है। उसने आगे ये कहा है इसी जवाब में कि आरबीआई अंडर सम एक्ट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिस्क्लोजिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन। किन लोगों के ये 46,000 करोड़ माफ किए गए हैं, इसके लिए आरबीआई साइलेंट रहेगी, इसके लिए आरबीआई बता नहीं सकती, ऐसा उन्होंने कहा। एक फिगर मैं आपको जल्दी से और दे दूं, और वो फिगर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कल एक और फिगर आई है जो ऑल इंडिया बैंकिंग एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से आई है। मैंने इसको चेक नहीं किया है, ये मैं साफ साफ बता रहा हूं, लेकिन चूंकि ऑल इंडिया बैंकिंग एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से ये रिलीज की जा रही है, मान के चल रहा हूं कि सत्य होगी। उसमें टाइम पीरियड उन्होंने नहीं बताया है। टोटल लोन इन 3 अकाउंट्स आपको डिटेल दिख जाएंगे, 4,46,800 करोड़ रिजॉल्व एंड सेटल। वन टाइम सेटलमेंट जैसा नहीं होता है, आपको किसी और कंपनी को बेचा, रिजॉल्व एंड सेटल कितने अमाउंट पे? 1,61,820 करोड़। कितना लॉस है बैंक को? 2,84,980 करोड़। 2,84,980 करोड़ का लॉस बैंक को हुआ है। इसको हेयर कट इन लोग बोलते हैं बैंकिंग की भाषा में, मतलब 64% का जो लॉस है वो बट्टे खाते में डाल दिया गया है। ये भी एक फिगर इंटरेस्टिंग है। लेकिन इसी जगह जब कृषि लोन के 8,000, 10,000, 20,000 के वेव ऑफ करने की बात आती है, तो कितना हाय तौबा मचता है। कितना लोग बताते हैं कि साहब ये कितना देश के साथ अन्याय हो रहा है, और कृषि का वो है, और किसानों के साथ ये सब हो रहा है, देश को डुबो देंगे, इकॉनमी डूब जाएगी। लेकिन यहाँ पे केवल 13 जो कॉर्पोरेट्स हैं, उन्हीं में 2,46,000 करोड़ का राइट ऑफ किया गया है। थैंक यू सो मच। आप इस पे मनन जरूर करें, सोचें जरूर, क्योंकि तीनों विषय इंपॉर्टेंट हैं, और तीनों विषय में ये देखना है कि ममता बनर्जी जी क्या यूपीए का रिप्लेसमेंट होंगी, सुधा भारद्वाज जी जैसे लोगों को क्या जेल में रखना उचित है, और मतलब अनडेफिनेटली पीरियड तक जेल में, और कृषि लोन के ऊपर ऑब्जेक्शन करना और कॉर्पोरेट लोन को आंख बंद करके वेव ऑफ करना कितना ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।